हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से मैं हूं संजीव सारस्वत। आज की क्लास जो है वो बॉटनी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगी। ये जो है पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन पार्ट है। जो क्लास हमने मेरिस्टेम के ऊपर डिस्कस की थी उसी मेरिस्टेम के पार्ट को हम आगे लेके चलेंगे। आज हम मेरिस्टेम में जो शूट एपेक्स है उस शूट एपेक्स में जो कोशिकाओं का संगठन होता है या जो सेल का या जो इसका शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होंगी उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज रिलेटेड टू शूट एपेक्स, ठीक है। अब शूट एपेक्स से रिलेटेड थ्योरीज जो है उनमें अगर हम पढ़ेंगे तो हम जो प्लांट में शूट एपेक्स का जो संगठन होता है, शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की तो ये जो शूट एपेक्स है इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी हैं। उनमें हम मेन जो थ्योरीज जो आपके सिलेबस में हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली थ्योरी जो है वो होगी एपिकल सेल थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी कौन सी होगी? एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो नागेली द्वारा दी गई थी। इसका प्रतिपादक जो था वो नागेली था और ये जो थ्योरी है वो 1878 में दी गई, ठीक है। 1878 में ये थ्योरी जो है वो प्रकाश में आई या इन्होंने प्रतिपादित की थी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो शूट एपेक्स है उस शूट एपेक्स में एक सिंगल सेल होती है। इस शूट एपेक्स में क्या होता है? सिंगल सेल होती है। ये सिंगल सेल जो है पूरा का पूरा शूट एपेक्स बनाती है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल जो है ये अगर पूरा का पूरा शूट एपेक्स बनाएगी, जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में कि जो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल और प्लांट बॉडीज सेल, ठीक है। तो सेल जो है वो वहाँ हम ये बात करते हैं कि सेल जो है वो प्लांट और एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ जो सिंगल सेल ये है ये क्या बना रही है? पूरा का पूरा शूट एपेक्स बना रही है। तो ये पूरा का पूरा शूट एपेक्स अगर ये एक सेल बना रही है तो इस सेल को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ शूट एपेक्स, ठीक है। ये कह सकते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि ये एक ही कोशिका है और ये एक कोशिका जो है वो क्या बना रही है? पूरा का पूरा शूट एपेक्स बना रही है। तो एकल कोशिका है ये एक। अब देखिए, अगर हम ये बात करें कि ये सिंगल सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो ये क्या करेगी? ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये करेगी पूरे के पूरे शूट एपेक्स की जो समस्त वृद्धि प्रक्रियाएं हैं उनका नियंत्रण। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो शीर्षस्थ भाग होगा, शीर्षस्थ भाग जो होगा पूरा का पूरा, तो उस शीर्षस्थ भाग की वृद्धि प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या करेंगी? ये वृद्धि या ग्रोथ जो प्रोसेस होगी उसका रेगुलेशन करेगी ये, ठीक है। वृद्धि प्रक्रिया को रेगुलेट करेगी, ठीक है। क्योंकि ये एक ही सेल है तो ये सारे काम जो है ये अकेली सेल करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि शूट एपेक्स जो होगा उसमें कैसा इसका जो है डायग्राम, अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए शूट एपेक्स है हमारे पास, ठीक है। ये शूट एपेक्स है। इस शूट एपेक्स में क्या होगा कि एक सेल होगी जो टेट्राहीड्रल होगी। टेट्राहीड्रल का मतलब चतुष्कोणीय संरचना वाली सेल होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो सेल आपको दिख रही है इस सेल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये एक चतुष्कोणीय कोशिका होगी, ठीक है। चतुष्कोणीय कोशिका का मतलब 4 साइडेड, ठीक है। 4 साइडेड का मतलब कि इसके 4 फलक होंगे या 4 साइड जो है इसकी होंगी। 4 साइडेड या इन साइड्स को बोलते हैं हम 4 फलक। अब 4 फलक है, इनको आप अगर आप समझने के लिए लेबल करना चाहें तो इनको हम लेबल कर सकते हैं। लेबल कैसे करेंगे? ये 1 नंबर है मान लीजिए,
ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। अब जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऐसी सेल मिलती है, किनमें मिलती है? टेरिडोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स में ऐसी सेल मिलेगी। ये टेरिडोफाइट्स में जो ये सेल है, इसके अगर आप लेबलिंग के हिसाब से बात करें तो जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो ये 3 फलक जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं। 3 फलक क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। 3 फलक क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। लेकिन एक फलक जो होगा वो विभाजन नहीं करेगा। एक फलक जो है वो विभाजन नहीं करेगा। पिछली जो क्लास थी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, उसमें आपने बहुत सारे प्लांट्स के नाम सुने होंगे। उन प्लांट्स में एक प्लांट होता है एजोला। एक प्लांट कौन सा होता है? एजोला। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एजोला जो है वो किस कैटेगरी का प्लांट है, मतलब ये एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है या जिम्नोस्पर्म है। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। एजोला में क्या होता है कि टेरिडोफाइट्स में चतुष्कोणीय होती है, ये 4 साइड होती हैं इसकी, लेकिन एजोला में क्या होता है कि 3 साइड होती हैं इसकी। कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। अब 3 साइड होगी तो एक साइड जो है वो नीचे की तरफ होगी और 2 साइड जो है वो ऊपर की तरफ होंगी। तो 2 साइड खुली होंगी, वो 2 साइड जो क्या करेंगी? डिवीज़न करेंगी। 2 साइड क्या करेंगी? डिवीज़न करेंगी। अब ये थ्योरी जो है नागेली ने प्रतिपादित कर दी। उसने ये बता दिया कि टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है, एजोला में ऐसा होता है, कहीं 3 साइड होती हैं, कहीं 2 साइड होती हैं। लेकिन जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो अपने इंटरेस्ट के जो प्लांट हैं, जैसे हम यहाँ बात करें एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी की, तो अगर आप बात करोगे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की, अगर आप बात करोगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, तो इन सारे प्लांट्स में नो डाउट ऐसा होता है। ठीक है, ये जो सारे प्लांट हैं इनमें नो डाउट ऐसा होता है, मतलब नागेली के हिसाब से, जो नागेली ने थ्योरी दी थी उसके हिसाब से ये बातें जो है बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट का जो भाग है या पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में ऐसा कतई नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में ऐसा कतई नहीं होता है। इस वजह से क्या है कि ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी फेल हो गई, इस थ्योरी को नकार दिया गया। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को नकार दिया। उस कारण से अब इस थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी सिलेबस के हिसाब से कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि नागेली की थ्योरी जो है उसके बारे में बताइए, तो हम ये थ्योरी जो है डिस्कस इसलिए कर रहे हैं। अगर आप अगली थ्योरी की बात करोगे तो जो 2 नंबर थ्योरी होगी वो होगी हिस्टोजन थ्योरी। 2 नंबर थ्योरी जो है वो हमारे पास है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो है वो हैंस्टीन ने दी थी, हिस्टोजन थ्योरी। दूसरी थ्योरी है ये। पहली थ्योरी हमने नागेली वाली डिस्कस की जिसको एपिकल सेल थ्योरी नाम दिया गया था। जो दूसरी थ्योरी है ये थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी, और ये हैंस्टीन ने कब दी थी? 1868 में। ठीक है, 1868 में ये थ्योरी आई। इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें 3 लेयर पाई जाती है या 3 मेरिस्मेटिक एरियाज मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 लेयर मिलती हैं इनमें या 3 मेरिस्टेमेटिक एरियाज मिलते हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक एरियाज जो हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से जो 3 लेयर थी, वो पहली लेयर जो थी वो थी डर्मेटोजन। पहली लेयर कौन सी थी? डर्मेटोजन। ठीक है, इस डर्मेटोजन लेयर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। अब
इससे पहली क्लास हुई थी जब मैंने आपको डिविजन्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि एंटीक्लाइनल डिवीज़न जो है वो क्यों होता है और पेरिक्लाइनल डिवीज़न जो है वो क्यों होता है। एंटीक्लाइनल डिवीज़न जहाँ भी होंगे वहाँ क्या बनेगा, वहाँ सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। क्या बनेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो जैसे हमने बात की थी कि जो लीफ का लेमिना है वो इस एंटीक्लाइनल डिवीज़न की वजह से विकसित होता है, या जो आपकी जो एपिडर्मिस है वो इस एंटीक्लाइनल डिवीज़न से बनेगी। तो जो हिस्टोजन थ्योरी थी, हैंस्टीन ने जो बताया था, उस थ्योरी के हिसाब से कि जो एपिडर्मिस होगी उस लेयर का विकास जो है वो किससे होगा, एपिडर्मिस का विकास जो है वो किससे होगा, इस डर्मेटोजन लेयर से होगा। किस लेयर से होगा, डर्मेटोजन लेयर से होगा। ठीक है, डर्मेटोजन से होगा। अब ये तो एक एरिया आ गया, 3 लेयर थी ना, ये पहला एरिया था हमारे पास, या पहली लेयर जो थी वो थी। अगर हम दूसरे एरिया की बात करें तो दूसरा एरिया जो होगा हमारे पास हिस्टोजन, ये जो लेयर थ्योरी थी इसके हिसाब से दूसरा एरिया होगा हमारे पास पेरीब्लेम। पेरीब्लेम, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखना चाहो तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप डायग्राम इसका बना के देखोगे तो डायग्राम में क्या होगा, आपको ऐसा ये जो शूट एपेक्स है वो दिखेगा। ठीक है, इस शूट एपेक्स में क्या होगा, ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको, ये ऊपर वाली लेयर, ये उसके नीचे वाली लेयर, और ये जो तीसरा एरिया है वो, इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तीसरा ये पूरा का पूरा एरिया, ये भी इसी में इंक्लूड है। अब क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्मेटोजन बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्मेटोजन बोल रहे हैं। बाहर का एरिया है, क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा। दूसरा एरिया जो है वो क्या है, पेरीब्लेम है। देखिए तीसरे और पहले के बीच में है, इसका मतलब जो तीसरा एरिया होगा उसके और पहले एरिया के बीच की सेल्स जो होंगी, जितनी भी सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, इस पेरीब्लेम को बनाएगी। ये एरिया जो है सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार होगा। ठीक है, क्या होगा, बेलनाकार होगा। क्या बनाएगा, देखिए कॉर्टेक्स बनाएगा। ये एरिया क्या बनाएगा, जितना भी प्लांट का कॉर्टेक्स का भाग होगा या कॉर्टिकल भाग जो होगा वो बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर तीसरे एरिया की, ये वाला जो एरिया है, दूसरा एरिया क्या है, पेरीब्लेम। तीसरा एरिया क्या होगा, जो प्लीरोम होगा उसको हम बोलेंगे थर्ड वन, प्लीरोम। ठीक है, तो इस तीसरे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, प्लीरोम। प्लीरोम जो होगा वो कोर जो पार्ट होगा, जो सबसे सेंटर का पार्ट होगा वो होगा। तो कोर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कोर पार्ट होगा, सेंटर में होगा, केंद्र में होगा ये। ठीक है, अब केंद्र में होगा तो जितनी भी बची हुई चीज़ें होंगी, जितनी भी बची हुई चीज़ें का मतलब, अब देखिए आप, अगर आप प्लांट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टीएस काट है ये इसकी, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस मिलता है। बाहर की तरफ क्या मिलेगा, एपिडर्मिस मिलेगी। उसके अंदर की तरफ क्या मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये पूरा एरिया, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है ये क्या है, कॉर्टेक्स है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब जो बीच का एरिया बच गया उसमें क्या बचेंगे, वस्कुलर बंडल बचेंगे। उसमें क्या बचेगा, उसमें आपकी पित्त बचेगी। उसमें क्या बचेगा, उसमें आपकी मेड्यूलरी रेज बचेंगी। उसमें क्या बचेगा, एंडोडर्मिस बचेगी। उसमें क्या बचेगा, पेरिसाइकल बचेगा। तो ये पूरा का पूरा जो कोर पार्ट होगा ये क्या बनाएगा, उन सारे एरियाज़ को बनाएगा। तो यहाँ हम उनके नाम लिख देते हैं। प्लीरोम जो है वो क्या बनाएगा, सबसे पहली बात जो वस्कुलर बंडल होंगे, वस्कुलर बंडल भी कौन से, जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल होंगे। 1 डिग्री का मतलब है, 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी वस्कुलर बंडल। तो जितने भी प्राइमरी वस्कुलर बंडल होंगे वो किससे बनेंगे, इस प्लीरोम से बनेंगे। इसके अलावा जो आपका पेरिसाइकल होगा,
पेरीसाइकिल होगा वो बनेगा, इसके अलावा जो पित्त होगी वो बनेगी, ठीक है, इसके अलावा मेड्यूलरी रेंज होंगी वो बनेंगी। तो ये सारे एरिया जो हैं वो कौन बनाएगा, ये थर्ड वन जो है, जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लीरोम कह रहे हैं, वो बनाएगा, ठीक है। थोड़ा दोबारा से इस थ्योरी को देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है क्योंकि आपने इससे पहले जो है वो जो तने का टीएस काट है वो नहीं पढ़ा है। अगर हम एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी की बात करें, आइंस्टीन ने दी थी, 3 लेयर बताई थी, एक तो डर्मेटोजन एंटीक्लाइनल डिवीजन से एपिडर्मिस बनाएगी। अगर हम दूसरे एरिया की बात करें तो दूसरा एरिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिब्लम बोल रहे हैं। पेरिब्लम जो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, प्लीरोम और डर्मेटोजन के बीच में है ये, ठीक है। क्या बनाएगा, कोर्टेक्स बनाएगा जी, ठीक है। तीसरा एरिया क्या है, प्लीरोम है। प्लीरोम क्या बनाएगा, कोर पार्ट जो है वो बनाएगा। कोर पार्ट में कौन कौन से टिश्यू होंगे, वस्कुलर बंडल होंगे, पेरीसाइकिल होगा, पित्त होगा और मेड्यूलरी रेंज होंगी। तो ये सारे पार्ट जो है ये बनाएगा। अब इसके ये जो आपने डायग्राम देखा, अब इसके डीमेरिट और मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, जो 3 परतें बताई, जो 3 परतें इन्होंने बताई थी, ये 3 परतें जो हैं वो प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि 3 परतें जो है उनमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, उसमें कोई लिमिट तय नहीं कर सकते आप कि ये परत यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक ख़त्म होगी और अगली परत जो है वो इससे आगे जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा डिवाइडेशन जो है इन्होंने किया, लेकिन होता नहीं है प्लांट्स में, ठीक है। अब ये 3 परतें इन्होंने ये बताया कि एक परत जो है उसके लिए एक सेल होगी, ठीक है। तो मतलब तीनों परतों के लिए अलग अलग सेल्स जो है वो होंगी, परतों के लिए अलग अलग इनिशियल सेल होंगी, अलग अलग इनिशियल सेल्स होंगी। अब ठीक है जी, बता दिया आपने कि अलग अलग सेल होगी। अब ये सारी बातें जो हैं वो जो लोअर ग्रुप्स हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, इन सभी पर लागू हो सकता है। लेकिन हमारे इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ऐसा कतई नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा कतई नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कतई नहीं होता। तो इस हिसाब से हम इस थ्योरी को नहीं मानेंगे, या एक हिसाब से कहें कि ये जो थ्योरी थी ये क्या हो गई, ये फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। तो दो थ्योरी हमने पढ़ी, दोनों थ्योरियों में कुछ बातें जो थी, दोनों थ्योरीज जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स की जो सूट एपेक्स है उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खरी नहीं उतरती हैं, इस कारण ये दोनों थ्योरियां जो हैं फेल हो गई। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी की। अगली थ्योरी जो थी वो हमारे पास थी थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ठीक है। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है, ये थ्योरी शूट एपिकल मेरिस्टेम के हिसाब से सबसे कामयाब थ्योरी जो है वो कही जाती है। तो पेपर की दृष्टि से ये वाली थ्योरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है। बहुत बार पेपर में जब भी आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, थ्योरीज़ की बात होगी, तो ये थ्योरी आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। बड़े क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें शॉर्ट नोट लिखिए, या जो एक्सप्लेनेटरी जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। दूसरी थ्योरी जो है, जो हमने 2 थ्योरी से पहले पढ़ी हैं, उनसे इसकी तुलना करवाई जा सकती है, इसका कंपैरिजन करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी जो है स्मिड ने दी थी। किसने दी थी, स्मिड ने ये थ्योरी जो है वो दी थी। कब दी थी जी, 1924 में दी थी। 1924 में ये थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की गई। अब डायग्राम से समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है इस थ्योरी में। जैसे मान लीजिए ये आपके पास शूट एपेक्स है, ठीक है, ये क्या है, शूट एपेक्स है। इस शूट एपेक्स में इन्होंने क्या बताया कि एक एरिया ऐसा होता है जिसमें केवल
एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं। इसका मतलब है एंटीक्लाइनल डिवीज़न, ठीक है। एक एरिया इसमें ऐसा होता है जिसमें दोनों प्लेन्स में या सभी प्लेन्स में डिवीज़न होते हैं, ठीक है। ये जो एरो दिखाए हैं हमने, ये दिखाए हमने डिवीज़न के हिसाब से। तो अगर ये वाला एरिया हम बात करेंगे जो ऊपर का एरिया है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे। क्या होंगे? एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे। जो ये वाला एरिया है इसमें डिवीज़न जो है वो डिवीज़न सभी प्लेन्स में या तलों में, सभी तलों में विभाजन जो है वो इस नीचे वाले एरियाज़ में होंगे। अब जो एंटीक्लाइनल डिवीज़न जो एरिया कर रहा है उस एरिया को नाम दिया गया ट्यूनिका। उसको क्या नाम दिया गया? ट्यूनिका। और दूसरा जो एरिया है इसको क्या दिया गया? कॉर्पस। दूसरा एरिया जो है इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कॉर्पस। अब अगर विशेषताओं की बात करें कि ट्यूनिका और कॉर्पस की क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिका की। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है कि इसमें कौन से डिवीज़न होते हैं। इसमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं। क्या होता है? एंटीक्लाइनल डिवीज़न। इसको हम बोलते हैं अपनतिक विभाजन। इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? अपनतिक विभाजन। अभी अपनतिक विभाजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैसे होता है और क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो एंटीक्लाइनल डिवीजन्स जो हैं वो इस ट्यूनिका एरिया में होते हैं, और ये एरिया जो है वो एक से ज़्यादा लेयर का बना होता है। एक से ज़्यादा लेयर या परतों का बना होता है, ठीक है। पहली बात तो जी ये हो गई इसके बारे में कि ट्यूनिका जो है वो एक से ज़्यादा लेयर से बना होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो जितनी भी सेल्स होंगी ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट में होंगी। इनका जो व्यवस्थीकरण होगा वो क्या होगा? इर्रेगुलर होगा, या ये ऐसे कह सकते हैं कि ये अव्यवस्थित कोशिकाओं की परतों से बनी होगी, ठीक है। तीसरी बात, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, क्या बनाएगा? ये आपका जो सरफेस है वो बनाएगा। क्योंकि कैसे डिवीज़न हो रहे हैं इसमें कैसे डिवीज़न हो रहे हैं? एंटीक्लाइनल डिवीज़न जो है वो हो रहे हैं। तो क्या बनाएगा? सरफेस बनाएगा। सरफेस में ऊपर की तरफ क्या होता है? एपिडर्मिस होती है। तो क्या बनेगी? एपिडर्मिस बनेगी। कॉमन सी बात है ये तो। दूसरा एरिया जिसकी हम बात करेंगे वो है कॉर्पस। कॉर्पस जो है वो हमने जैसे पढ़ा था कि कॉर्पस जो है, अगर अब ये प्लांट बना रहे थे हम, तो इस प्लांट में ये जो एरिया था, ये एरिया जितना भी एरिया है, ये एरिया क्या था? कॉर्पस था। ये क्या था? कॉर्पस था। इस कॉर्पस में अगर डिवीज़न की बात करोगे तो डिवीज़न कैसे होंगे? इसमें डिवीज़न होंगे, इसमें डिवीज़न इसमें कैसे होंगे? सभी प्लेन्स में। बता दिया जी, सभी प्लेन्स में। ये पहले भी बता दिया हमने। सभी प्लेन्स में डिवीज़न होंगे तो इरेगुलर डिवीज़न कह सकते हो आप इसको। इरेगुलर डिवीज़न होंगे तो क्या होगा कि जो पूरा का पूरा कॉर्टिकल एरिया है वो बनेगा इससे, ठीक है। और ये जो सेल्स होंगी, ये ट्यूनिका की जो सेल्स होंगी उससे बड़ी होगी। ये क्या होंगी? ट्यूनिका सेल्स से बड़ी सेल्स होती हैं। ट्यूनिका सेल्स से बड़ी सेल होंगी। और ये क्या बनाएगी? जो सरफेस को छोड़ के पूरा एरिया है, सरफेस को छोड़कर पूरा आंतरिक भाग बनाएगी। क्या बनाएगी? पूरा आंतरिक भाग जो है वो बनाएगी। कॉमन सेंस की बात है। आंतरिक भाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोर्टेक्स आ जाएगा, उसका स्टील आ जाएगा, उसमें जो पेरिसाइकल एंडोडर्मिस है वो आ जाएगी। बाकी सारे जो पार्ट हैं, हाइपोडर्मिस वगैरह, वो सारे पार्ट जो हैं इस आंतरिक भाग में आ जाएंगे। किसको छोड़ के? सरफेस को छोड़ के। एक्सपेक्ट द सरफेस, बाकी सारे एरिया जो हैं वो
इस कॉर्पस से बनेंगे। ठीक है, अब अगर इस थ्योरी में ओवरऑल बात की जाए तो इस थ्योरी में जो आपको दो एरियाज़ बन रहे हैं, जो दो एरियाज़ बन रहे हैं, उन दोनों एरियाज़ को बनाने वाली जो सेल्स होंगी, ठीक है, वो अलग अलग होंगी। मतलब ये जो दोनों एरियाज़ हैं, ये दोनों एरियाज़ अलग अलग इनिशियल सेल से बनेगी, अलग अलग इनिशियल सेल से बनेंगे। ठीक है जी, ये भी बता दिया। ये बात तो दोनों थ्योरीज में बताई गई थी कि जो जितने भी एरियाज़ बनते हैं वो अलग अलग सेल से बनते हैं, मतलब इनका इनिशियल जो है वो अलग अलग होता है। ख़ास बात क्या है इस थ्योरी की? ये थ्योरी जो है, सबसे पहली बात, इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उनका नाम था पॉफम एंड चान। क्या नाम था? पॉफम एंड चान। ये दो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को समर्थन दिया था। किस थ्योरी को? ट्यूनिका कार्पस को। इन्होंने क्या किया? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को समर्थन दिया। ठीक है, और अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये जो थ्योरी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, ये सर्वमान्य थ्योरी है। ठीक है, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने अपने दो एरियाज़ को नाम अलग दिया था, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें थी वो इस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के जैसी ही थी। ठीक है, इन्होंने उसका समर्थन भी किया था। इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए अगर ये शूट एपेक्स है, तो इस शूट एपेक्स में जो आपका ऊपर की तरफ जो जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्यूनिका बोल रहे थे, और नीचे का एरिया जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉर्पस बोल रहे थे, उन दोनों एरियाज़ के नाम जो है वो इन्होंने क्या रख दिए, अलग अलग रख दिए। इन्होंने क्या बोला, जो ऊपर का भाग था उसको इन्होंने बोला मेंटल या प्रवार। क्या बोला? मेंटल या प्रवार। और ये जो नीचे का एरिया जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉर्पस बोल रहे थे, उसको इन्होंने क्या बोला, जो कोर था वो बोला इन्होंने। कोर को हिंदी में इन्होंने कहा क्रोड। क्या बोला? क्रोड। अब ये दोनों जो एरियाज़ थे, ये एरियाज़ एक्चुअल में मेंटल जो था वो ट्यूनिका के बराबर था, या ट्यूनिका के समकक्ष था, या ट्यूनिका के जैसा था, और जो कोर था वो क्या था, कॉर्पस जो एरिया था उसके जैसा था, और डिवीज़न जो है वो भी वैसे ही हो रहे थे। इस प्लेन में ये जो एरिया था इसमें सभी प्लेन्स में डिवीज़न हो रहे थे, यहाँ सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीज़न हो रहे थे। ठीक है, तो ये बात जो है पॉफम और चान ने बताई। अब अगर हम बात करें जो सर्वमान्य थ्योरी है, वो सर्वमान्य थ्योरी जो है वो किसकी है? वो सर्वमान्य थ्योरी जो है वो है सर्वमान्य थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस वाद। सर्वमान्य सिद्धांत, या जो सभी जगह मान्य है या जो सबसे ज़्यादा मान्य है, वो सिद्धांत कौन सा है? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। अब इस थ्योरी में ऐसी क्या विशेषताएं थी? इस थ्योरी में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने जो बाउंड्री थी वो स्पष्ट नहीं की कि बाउंड्री जो है वो स्पष्ट होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया होगा और वहाँ से आगे तक अगले वाला एरिया होगा। इन्होंने बाउंड्री डिसाइड नहीं की, बाउंड्रीज नहीं बताई एरियाज़ की। तो इस वजह से पहली बात तो ये थी कि तो बाउंड्री जो है वो नहीं बताई, ये सबसे बड़ी बात थी, पहली बात। और दूसरी बात ये बताई कि इन्होंने जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत था वो किस बेस पे टिका था, वो था प्लेन ऑफ डिवीज़न, प्लेन ऑफ डिवीज़न। तो ये दो बातें थी वो इस थ्योरी के फेवर में थी, और इन दो बातों की वजह से ये थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है। ठीक है, तो ये सर्वमान्य थ्योरी कौन सी है? ये ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। दोबारा से देख लीजिए इसको, जो पूरा का पूरा ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत है उसकी अगर बात करें तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो स्मिथ ने दी थी 1924 में।
इन्होंने डिवीज़न के हिसाब से 2 एरियाज़ बताए थे, पहला एरिया ट्यूनिका, दूसरा कार्पस। ठीक है, इस ट्यूनिका और कार्पस दोनों एरियाज़ में डिवीज़न ऑफ प्लेन का डिफरेंस था। पहले में एंटीक्लाइनल डिवीज़न हो रहे थे, दूसरे में सभी प्लेन्स में डिवीज़न हो रहे थे। अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखना चाहें तो डायग्राम आपने पहले देख लिया है पिछली वाली स्लाइड में। ट्यूनिका में क्या था, एंटीक्लाइनल डिवीज़न हो रहे थे, अपनीतिक विभाजन जिनको बोलते हैं, और इस अपनीतिक विभाजन से क्या बन रहा था, सरफेस बन रहा था। ठीक है, दूसरा जो एरिया था वो था हमारे पास जो कॉर्पस था, उसमें प्लेन जो है वो डिवीज़न का बदल गया था, उसमें सभी प्लेन्स में डिवीज़न हो रहे थे। ठीक है, और इसकी वजह से जो सरफेस को छोड़कर पूरा का पूरा आंतरिक भाग है वो बन रहा था। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो दोनों एरियाज़ हैं उनके बीच में बाउंड्री कहाँ है, बाउंड्री जो है वो डिसाइड नहीं थी। इस वजह से जो है ये सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका जो समर्थन है वो पॉफम एंड चान ने किया था अपनी थ्योरी देकर, जिसको इन्होंने क्या बोला था, मेंटल कोर थ्योरी। ठीक है, ये मेंटल कोर थ्योरी जो है वो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बराबर थी, सिर्फ एरियाज़ के नाम बदले थे इन्होंने। और इस थ्योरी को सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। पेपर में बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि शूट एपेक्स से रिलेटेड जो थ्योरी है, सर्वमान्य थ्योरी है, उसको बताइए और उसके मेरिट और डीमेरिट्स जो है उनके ऊपर चर्चा करिए। तो ये जो थ्योरी है वो आप सर्वमान्य थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए क्लास थी, बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए। क्लासेस जो है वो आती रहेंगी, आप जो है पढ़ते रहिए। जिस हिसाब से आपको वीडियोज़ यहाँ मिल रहे हैं, वीडियोज़ जो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।